प्रैक्टिकल योगा में जो चल रहा है विषय, वो नेक्स्ट बिंदु जो है यहाँ पे हम देखें तो षटकर्मी सबसे पहले चल रहा है। तो षटकर्म में हम संघ प्रक्षालन और नेति को कर चुके हैं। अभी बमन धौती की चर्चा है। तो बमन धौती यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो व्यवहारिक रूप से इसको कुंजल क्रिया कहते हैं, कुंजल क्रिया कहते हैं, और कहीं कहीं इसे गजकर्णी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुंजल और गजकर्णी में थोड़ा डिफरेंट है कि वो डिफरेंस क्या है कि गज कुंजल जो है वो नॉर्मली जैसे पानी का फ्लो यदि बीच में टूट भी जाता है या रुक रुक के पानी निकलता है तब उसे कुंजल कह सकते हैं। और जिसमें हम अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं, ये 3 फिंगर्स जिसमें इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, ये तीनों फिंगर्स अंदर जाकर के छोटी टंग टाई है, लिटिल टंग जिसे बोलते हैं, हमें हम लोगों के सभी के अंदर विद्यमान है। उस पे जाके अपनी फिंगर टच करनी होती है हमें, तो वहां हमें वॉमिटिंग सेंसेशन उत्पन्न होता है और फिर हम उल्टी करना शुरू कर देते हैं। तो जो पानी पीते हैं, तो इसकी बात करें हम जो बमन धोती और गजकर्णी में डिफरेंस आप, हाँ, फिर जो गजकर्णी है वो ऐसा है कि बिना फिंगर डाले, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक्चुअली मुझसे नहीं होता पर लेकिन हम लोगों में काफी हैं, मेरे साथ भी थे, जो बिना फिंगर्स टच किए और ऐसा सेंसेशन उत्पन्न करते थे कि बाकायदा फ्लो से, बिना फ्लो टूटे पानी पूरा का पूरा मुंह से निकलता था। ठीक है, तो उसे गजकर्णी नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो है बमन धोती की चर्चा हमारे जो कर रहे हैं, तो इसमें वही सिस्टम है कि आप को पानी पीना होता है, और वो पानी अगर मौसम के अनुकूल, अगर सर्दी हैं तो देखो, अगर देखा जाए जो ऋतु की जहां भी बात आएगी तो आप ऋतु में कि कौन सी ऋतु परफेक्ट है, किस ऋतु में या किस समय में करें, तो आप सदैव बसंते सरदी प्रोक्तम, सीधा हठ योग वाला वो पॉइंट याद रखना। उसके अनुसार अगर इंग्लिश महीने की बात करें तो इंग्लिश महीने की भी आप कन्वर्ट करके बता देना कि बसंत ये ऋतु है और सर्दी ये है, शरद ये है। तो ये ऋतु सबसे बेस्ट बताई गई हैं षटकर्म क्रियाज के लिए और बिगनर्स के लिए। जो अभ्यासी कर चुके हैं पहले, जिनका अभ्यास ऐसे हम लोगों ने कर लिया है, हम में से बहुत सारे लोग, आप लोगों में से जो इन षटकर्मास का, इन क्लिंजिंग प्रैक्टिसेस का अभ्यास कर चुके हो, वो दोबारा बीच में कभी कर सकते हैं जब आवश्यकता हो। लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया, उनको ऋतु का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आप सदैव उन्हें बसंत और शरद ऋतु में ही प्रारंभ कराएं, कोशिश ये करें। तो इसमें होता क्या है कि इसमें अगर शरद में कर रहे हो तो ल्यूक वार्म वाटर लेना होता है, जितना इजी, आराम, आसानी से पिया जा सके। ल्यूक वार्म वाटर लिया और उसके बाद उस पानी में नमक मिलाया जाता है। नमक मिला करके देखो, इसकी भी सावधानियां कहीं ना कहीं वो जो संघ प्रक्षालन वाले की तरह है कि नमक जिनको हाइपरटेंशन की समस्या नहीं है वो मिला सकते हैं। अगर जिस किसी को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी की समस्या है, तो वो उसमें नींबू रस डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो और भी एक आध जो लिक्विड कुछ यूज किए जा सकते हैं जिससे वो पानी जल्दी से डाइजेस्ट ना हो और आप वॉमिटिंग करो तो पानी सारा का सारा निकल सके बाहर। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सर, हाँ जी, जो हम एक खाना खाने बाकी अच्छा नहीं हो, उसको अगर हम निकालते हैं, उस क्रिया कौन सी है? मेरे को याद नहीं आ रहा है क्रिया का नाम क्या है। मैं आऊंगा उस पे। एक्चुअली उसे बाघी क्रिया बोलते हैं। मैं थोड़ा जो मूल टेक्स्ट की जो अभी आपके सिलेबस में दी है उस पे चर्चा कर लेते हैं। बाकी बाघी क्रिया की भी मैं चर्चा यहाँ करूंगा आपसे। ठीक है, व्याघ्री बोलते नहीं तो बाघी बोल देते हैं उसे। बाघ होता है ना, बाघी, बाघ से बाघी बना है, वो बाघ करता है मोस्टली उसे। तो अभी आप पहले इसे सुनिए, बाकी आप अपने जो डाउट्स हैं वो रखना, मैं जरूर क्लियर करूंगा आपके डाउट्स।
तो इसमें क्या है कि लगभग पानी 1.5 से 2 लीटर कम से कम पीना होता है, जितना वैसे आपकी क्षमता हो। कुछ लोग तो थोड़ा सा ही पानी पिया, एक गिलास ही निकाल देते हैं, लेकिन आप कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी या 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.25 लीटर करीब पियोगे तो अच्छे से वो म्यूकस और यहाँ पे जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिनका कुछ ज्यादा मात्रा में बन रहा है या कुछ दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक्स्ट्रा वॉमिटिंग के द्वारा, वमन के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए आप इसे नॉर्मली काकाशन में पानी पी सकते हैं और पी करके बॉडी को आगे की तरफ करीब 60 डिग्री बैंड करके और 3 फिंगर्स, जिसमें इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर को यूज किया जाता है। सावधानी यहाँ विशेष ध्यान रखना यह है कि आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा करी थी जब सूत्र नीति को पकड़ के खींचते हैं, और आपके हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए, जिससे कि आप अंदर फिंगर टच करोगे एक सेंसिटिव पोर्शन पे, आंतरिक बॉडी पार्ट पे, तो अंदर कुछ इन्फेक्शन न जाए, बाहरी बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश ना करें। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हमें पानी पीने के बाद वो 3 फिंगर्स लिटिल टंग पे, जिसे टंग टाई भी कहते हैं, उस पे टच करनी होती है, या फिर थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे टंग पे लास्ट जहाँ हायोड बोन है जिधर की तरफ लास्ट में जाके रूट ऑफ द टंग, वहां थोड़ा सा घर्षण करोगे या फिंगर इस प्रकार से टच किया जाएगा। तो किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए, दिक्कत हो रही है। तो फिर आपको थोड़ी देर में ही सेंसेशन होगा कि वोमिट आ रही है, और आपका जो यहाँ कार्डियक वाल्व जिसकी चर्चा की गई थी, जो कार्डियक वाल्व की जो लोकेशन थी वो ईसोफेगस के एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड टॉप ऑफ द स्टमक, यहाँ पे कार्डियक वाल्व है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में पड़ता है। ठीक है, शायद आपके यहाँ से है, आपको कुछ आउट आवाज आ रही है जो कि आप ही के यहाँ से आ रही है। अच्छा, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। तो उसमें फिर जब वो टच सेंसेशन होता है और फिर हमें वो पानी निकालना होता है। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ आमाशय के ऊपर रख सकते हैं। जैसे ही हमें सेंसेशन फील हो, फटाक से थोड़ा आमाशय को, स्टमक को प्रेस करेंगे और उसके साथ फिर वो पानी थोड़ा इजीली निकलना शुरू हो जाएगा। तो पेट को दबाएंगे तो ये काफी हेल्पफुल हो सकता है इसके लिए, और होता है बहुत सारे लोगों का आराम से इससे फिर इजीली आ जाता है, नहीं तो काफी लोगों का वैसे पानी नहीं निकलता। तो इस चीज को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके फायदा जो हमारे जो कफ विकार और पित्त विकार आदि जो हैं उनसे छुटकारा मिलता है हमें। हम पूरे तरीके से, यहाँ कहें जिन लोगों को एसिडिटी बनी रहती है, खट्टी खट्टी डकारें और जलन सी रहती है इस जीआई, इस ट्रैक में, और जिनको कुल मिला के कहें ईसोफेगस में जो समस्या बनी रहती है, स्टमक में दिक्कत रहती है, जलन हुई, कभी पेन हुआ, इस टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये काफी फायदेमंद सिद्ध होती है, बमंद होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? कोई एक लोग बताइए, स्क्रीन विजिबल है? जी सर है। जी हाँ। अब कोई एक लोग ये और बताइए कि मेरे लैपटॉप में ना मैंने मोबाइल से ये वीडियो डाली है, अब ये ना
टेढ़ी हो रखी है, ये सीधी नहीं हो रही है, कहाँ से की जाएगी बताइए सर नीचे ऑप्शन होगा रोटेशन का। ये वो वाला काम ही नहीं कर रहा मीनाक्षी जी, मैंने वो वाला ट्राई कर लिया, पता नहीं क्यों ये जो है सीधी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं सर, हम लोग मोबाइल टेढ़ा कर लेंगे। चलो आप देख लो, कुल मिला के देखो मैंने पानी पी रखा है और मैं अपनी 3 फिंगर्स को हायोड बोन पे थोड़ा घर्षण कर रहा हूँ, थोड़ा सा टच कर रहा हूँ और एब्डोमेन को भी प्रेस कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ ये पानी सारा निकलता जा रहा है और इसके साथ जो एक्स्ट्रा म्यूकस और कफ आदि की जो समस्या, इवन उसके साथ साथ जो पित्त, जो खट्टा खट्टा एक्चुअली होता क्या है कि आप जितना लास्ट तक निकालोगे वो लास्ट में बड़ा जी ऐसा हो जाता है हमारा, खट्टा खट्टा कड़वा टाइप का मुंह, वो वास्तविक पूरी क्लीनिंग तब मानी जाएगी। ये नहीं कि आप थोड़ा सा किया बस और उसके बाद आपने फटाक से बस थोड़ा पानी निकला, जितना पिया कोशिश करें कि आप उसका 70% निकाल पाए, ठीक है। नहीं तो क्या है कि होता क्या है कि ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पानी आता है तो वो उस टाइप की क्लीनिंग पूरी जीआई ट्रैक की हो नहीं पाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लिया किस तरीके से किया जा रहा है। अब तो हम लोगों की लगभग मैं आशा करता हूँ कि ये कंप्लीट होगी ये समझ में आ गया सभी को, इसके बेनिफिट्स। और अब जो व्याघ्री क्रिया है, जो व्याघ्री या बाघी भी कहते हैं, जैसे बाघ है, बाघी है या व्याघ्री है, तो वो एक्चुअली मोस्टली बाघ करता है। और बाघ जब करता है तो क्या होता है कि कभी कभी बाघ टेस्ट में कुछ ज्यादा खाना खा जाता है, किसी पशु को उसने मारा और वो कुछ ज्यादा खा गया, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल घूमता रहेगा, बड़ा परेशान रहेगा, वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो तब वो क्या करता है कि वो अंदर से इस प्रकार का सेंसेशन उत्पन्न करता है कि वो जो एक्स्ट्रा खाना खाया हुआ होता है उसमें से कुछ भाग खाना वो जो है वोमिट के थ्रू निकाल देता है। तो ऐसा ही कुछ उसी के क्रिया से और उसी को देख के ये जो व्याघ्री क्रिया ली गई है, वो एक्चुअली होता क्या है कि जो उसमें कभी कभी हम लोग भी कोई टेस्टी ज्यादा खाना में बन गया या फिर कभी पार्टी पे चले गए, नहीं ध्यान दिया, तो कुछ मन पसंद कुछ ज्यादा ही भोग मिल गए, तो उसमें टेस्ट में ज्यादा खा जाते हैं। हालांकि बहुत कम होता है, पर लेकिन बहुत लोगों के साथ ओवर ईटिंग वाली चीज हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो बड़ा बेचैन से रहते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो मन भी खुश नहीं होगा आपका, भारापन सा जी में हर वक्त एक फ्लो सा, एक गैस्ट्रिक फ्लो ऊपर की तरफ, बड़ा अजीब सा आपको लगता रहेगा, आपका मन खुश नहीं रहेगा। तो पार्टी और बारात में, हाँ बिल्कुल प्रकाश जी ऐसा होता है, बारातों में खा जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें कि आप जो है 1 से 2 घंटे बाद, उसे तुरंत नहीं करना होता, करीब 2 घंटे या 1 घंटे के बाद ही करें, मिनिमम 1 घंटे, नहीं तो आप 1.5 से 2 घंटे, मतलब 1 से 2 घंटे के बीच की ड्यूरेशन में आप यदि उसे करोगे, व्याघ्री क्रिया है, तो उसमें क्या करना है, पानी पी लिया थोड़ा सा ऊपर, जितना आपका इजीली पेट में जा सकता है। पहले तो खाना ही इतना भरा हुआ है, ज्यादा पानी तो नहीं जाएगा पर फिर भी क्या है कि थोड़ा सा 1 गिलास 2-2.5 गिलास जितना पी पाते हो आप पानी पिया, और फिर उसे गए वॉश बेसिन या बाहर जहाँ पे भी आज फास्ट खोला है। हाँ वैसे फास्ट के समय आप लोगों की ऐसी बातें चल रही है सटकम क्रियाओं की, तो फिर उसे वो निकाल देते हैं हमें फिर बड़ा रिलैक्स आता है कि अब जितना खाना बचा है वो हमारे लिए आवश्यक है और उतना ही पर्याप्त है, तो एक्स्ट्रा खाना निकाल दिया जाता है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये बड़ा प्रैक्टिकल किया हुआ है और बड़ा माना हुआ इसका बेनिफिट है कि ये जो क्रिया है, बमन धोती कहें, कुंजल धोती कहें, कुंजल क्रिया, ये बड़ी ही फायदेमंद है वेट लॉस के लिए। यदि किसी को वेट लॉस करना है तो लगभग 40 डेज का पैकेज एक रखे कि 40 डेज लगातार इस क्रिया को करे वो कोई व्यक्ति, तो उसको बड़ा ही अद्वितीय रिजल्ट दिखाई देता है, उसे फायदा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, ऐसी साइकोलॉजी, ठीक है। तो
वो क्या करें, वो लगातार यदि 40 डेज तक इस चीज को करें, अगर 40 डेज भी ना भी कर पा रहे हैं तो भी वो रिजल्ट पा सकते हैं कि बड़ा लाइट महसूस करेंगे और कुछ हल्कापन, और उनका वेट गिरने लग जाएगा। जो ओवर वेट हो जाते हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वो इस क्रिया से बड़े अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये क्रिया रोज कर सकते हैं? मैंने बताया ना 40 डेज करीब करें। अगर आपको पहले कर चुकी हो और आवश्यकता नहीं है, आपका फैट ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, आप कफ प्रकृति के नहीं हो, तो आप रेयरली कभी कभी 15 डेज वीकली या मंथली इस टाइप से भी कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन वो नहीं है जरूरी कि आपने करनी है रेगुलर। अब मेरा जैसा व्यक्ति है, मैं रेगुलर 40 डेज करूंगा तो मैं पहले से ही बात प्रकृति और हल्की सी पित्त कफ प्रकृति आदि वालों को क्या होगा, और ज्यादा कमजोर हो जाएगा पूरा बॉडी के कफ। पहले तो उतना है नहीं, क्योंकि कफ क्या करता है, हमें मेद प्रदान करता है, बॉडी को हल्का फैट करता है। अब जिसके पहले से ही कफ कम है, बात बढ़ी हुई है, वो बात सुखा दे रही है जिसका कफ, तो वो इन चीजों को ज्यादा करेगा तो क्या होगा, वो और स्लिम हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार इस चीज को करेंगे। ठीक है सर, इसको लंच के बाद करें या डिनर के बाद? एक्चुअली जो बमन है, बमन होती है, वो तो खाली पेट करनी होती है सुबह में, लेकिन जो व्याग्री है वो आप भाई अधिक खाओगे ही क्यों। आप योग से जुड़े हुए हो, आहार विहार युक्त आहार की चर्चा है, मिताहार की चर्चा है, इतना सारा कुछ पढ़ाया गया था है? जो नहीं, जिनको वेट लॉस कराना है उनके अच्छा, लिए। हाँ, उनको उनको खाली पेट कराना होगा, क्योंकि ये सारी जो क्रियाएं होती है व्याघ्री को छोड़ के, व्याघ्री खाना खाने के बाद की है, बाकी वो खाली पेट की है। ज्यादातर सटकर्म क्रियाएं सारी और अपने योग प्राणायाम आसन आदि मोस्टली खाली पेट की हैं। ये ध्यान रखें आप। यदि किसी को शाम के टाइम में करा भी रहे हैं तो सटकर्म क्रियाओं को अवॉइड करें कि शाम के टाइम में ना कराएं, नहीं तो कुछ कण कहीं इधर उधर किसी ऐसे ऑर्गन में फंस सकता है तो उससे समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ये चीज आप देख लें कि आप सटकम क्रियाओं को किसी को भी कुछ खाने के बाद रिकमेंड ना करें, उनको एम्प्टी स्टमक ही रिकमेंड करें। ठीक है जी सर। हाँ, तो मुझे लगता है ये पॉइंट हमारा लगभग क्लियर हो गया है। इससे जुड़ी किसी को भी कोई जिज्ञासा हो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगली हमारी जो है वस्त्र धोती है, वस्त्र धोती पे चलते हैं। सर सर छोटा बच्चा को करना होगा क्या सर? छोटे बच्चे को आवश्यकता नहीं है इस चीज की, उससे नहीं कितना कराना। एज से कितना एज का लिमिट? जब तक वो समझदार ना हो जाए, करीब 12-14 साल से नीचे को तो कराना ही नहीं चाहिए। सटकर मार्च की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें तो और भी योग क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती देखा जाए तो, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी इतना कर लेते हैं कि वो छोटे बच्चों को, उनको और भी यौगिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती, आसन और अन्य सूक्ष्म क्रिया आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो छोटे बच्चों को सटकम तो कराना ही नहीं चाहिए। हालांकि जिन्हें साइनस की समस्या होती है वो 12-14 साल के बाद उन्हें हम नीति वगैरह, सूत्र नीति आदि उन्हें दिला सकते हैं। ठीक है, बाकी और दूसरे तरीके हैं, उनसे उनका वेट या उनकी जो समस्या है उसे दूर करने की कोशिश करें। एक मिनट सर, आपने बताया था कि कुंडल क्रिया में जो पानी का फ्लो होता है वो टूट टूट के आता है ना? हाँ, और वमन में बताया था कि 3 फिंगर डाल के वॉमिटिंग करनी होती है। उसमें मैंने ये बताया था कि जो कुंडल है या बमन है वो बात एक ही है, लेकिन गज करनी एक नाम आपको बता दूं मैं। जो गज करनी नाम से जो है वो ऐसी है कि बिना फिंगर डाले और विदाउट फ्लो टूटे, एकदम इतने फ्लो से अपने आप सेंसेशन उत्पन्न, उनका इनवॉलेंट्री और मसल्स पे ऐसा कमांड हो जाता है उन साधकों का कि वो बिना फिंगर टच करे ही आराम से ऐसा सेंसेशन उत्पन्न करते हैं, पेट की मसल्स को इस प्रकार करते हैं कि वो सीधा पानी निकलना शुरू हो जाता है और एकदम धार बंद के लगातार गिरता रहता है। तो ये जो है वो गज करनी है। ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है किसी को, किसकी? अस्थमा की? अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो इंसान पहले से ही वीक है, तो वो डेली कर सकता है क्या ये? नहीं, उसे नहीं करा पाएंगे डेली।
बाकी उससे बड़ा फायदा होगा। इस चीज से ये निश्चित है कि उसको बड़ा फायदा होगा। पहले से बी की तो बात यह है कि अस्थमा काफी कफ विकार के कारण भी होता है, उसका कफ निश्चित बढ़ा हुआ है और ये ट्रैक जाम हो गया है कहीं ना कहीं। जो हमारा विंड पाइप के पास जो इशोफेगस है, जो भोजन वाली नली है, उसमें काफी हद तक कफ जमा हो गया है लंग्स के आसपास, लंग्स के जो ट्रैक के आसपास है, तो उसे ये निश्चित है फायदा करेगा। ऐसी बात नहीं, बशर्ते उससे हो जाना चाहिए, उसकी स्थिति देख लें, पता लगे, उसे जबरदस्ती ना करवाएं कि वो पता लगे उसी समय उसका उसे इतनी दिक्कत बढ़ जाए। और दूसरी चीज यहाँ पे जो सावधानी रखने वाली बात ये थी कि बीपी का विशेष ध्यान रखें। किसी को हाइपरटेंशन की समस्या है, यदि उसको उस समय कराया तब फिर उनका बीपी बढ़ सकता है, और यदि करा रहे हैं तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं करें, और बड़े आराम से वो कर पा रहे हैं तो ठीक है। और करने के बाद फिर वो रिलैक्स करें, शवासन में लेटें अवश्य, सभी लोग ये करने के बाद लेटें। ओके सर, थैंक यू सर। जी चलिए, नेक्स्ट जो है वास्तविक धौती, जो कि वास्तविक धौती सत्कर्मों में काफी मुख्य है, और जो कफ दोषों के लिए मुख्य रूप से बताई गई है कि जो कफ दोष आदि होते हैं उनके विकारों को दूर करने के लिए बड़ी इफेक्टफुल सत्क्रिया है, बड़ी क्लेंजिंग प्रैक्टिस है। तो इसका चरण जो वर्णन है वो हम हठयोग प्रदीपिका गहनन्य संहिता में देख चुके हैं। क्या साइज होना चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए, कितनी लंबाई उसकी वैसी होनी चाहिए, चौड़ाई क्या हो, आदि आदि बहुत सारी चीजें हमने उसमें समझी। तो बताया जाए जैसा कि उसमें 4 अंगुल चौड़ी और घेरनी संहिता में 15 हाथ लंबी की चर्चा की गई है, और वहीं पे जो हठ रत्नावली है वहाँ 20 हाथ लंबा कॉटन का स्निग्ध सॉफ्ट वाला कपड़े की चर्चा की गई है कि आपका ऐसा कपड़ा होना चाहिए। उसे आपने पानी में भिगो करके और धीमे धीमे निगलना होता है। ठीक है, ये चीजें देखी हमने। तो यहाँ पे अब समस्या आती है कि वो कपड़ा निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वो सभी से नहीं हो पाता, वो काफी लंबे समय के अभ्यास के बाद आता है। ऋतु का आप ध्यान रखें, मैंने जो पहले बता दिया वो सभी सत्कर्मों पे और प्राणायाम पे फॉलो होगी बिगनर्स के लिए, और जो अभ्यासी हैं वो बीच में भी कभी भी जब उन्हें आवश्यकता लगे कि मेरा कफ बढ़ रहा है या मुझे ये कर लेना चाहिए, उनकी जब स्थिति शारीरिक बता देगी उन्हें कि उन्हें जरूरत है, तो वो बीच में कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, लेकिन जो नए अभ्यासी हैं या आप अपने किसी भी अटेंडी को करा रहे हो तो उनके लिए आप ऋतु का ध्यान रखोगे तो निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं जो बता रहा था कि वस्त्र निगलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं निगला जाता, तो इसको निरंतर अभ्यास करना होता है। और कुछ पर्सनल टेक्निक जो मुझे लगी, हालांकि ग्रंथों में ऐसा नहीं है, ग्रंथों में तो उसे पानी में नॉर्मल भिगो करके ही बताया गया है। कुछ लोगों को क्या है कि सादा पानी में नहीं निगल पाते, तो नमक जिन्हें ज्यादा प्रिय होता है नमकीन चीजें, तो वो हल्का नमक मिला के उससे निगल सकते हैं कपड़े को, क्योंकि वो पानी के साथ नमक में वो जब हो जाएगा तो थोड़ा टेस्ट बन जाएगा, सलाइवा कुछ ज्यादा बनेगी मुंह में, और सलाइवा के साथ वो कपड़ा फिर धीमे धीमे ग्रेसनी से ग्रास नली में धीमे धीमे उतरना शुरू कर देगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें नहीं नमक अच्छा नहीं है तो वो शहद मिला के ले सकते हैं, कि पानी में थोड़ा शहद मिलाया और उसमें अपने कपड़े को रख लिया, और वो पानी जो आएगा वो मीठा मीठा आएगा, तो आपकी सलाइवा कुछ ज्यादा उत्पन्न होगी, जिससे कि वो सलाइवा जब ज्यादा उत्पन्न होगी तो स्मूथनेस बढ़ जाएगी, वहां पे चिकनाई बढ़ेगी, तो वो इजीली थोड़ा वो कपड़ा चुभेगा कम और पता नहीं लगेगा, वो धीमे धीमे निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप धीमे धीमे इस प्रकार निकलें। कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली ये लगता है कि हमें कपड़ा रुक गया, अब नीचे नहीं जा रहा है, या फिर कभी कभी जब कपड़ा एक्चुअली फैला के शास्त्रों में बताया गया, और मोस्टली शास्त्रों में तो नहीं ऐसा, बाकी जो मोस्टली जो एग्जामिनर्स करवाते हैं वो कपड़े को फैला के रखवाते हैं मुंह पे, ऐसे फैला हुआ होना चाहिए इस टाइप से। आप इकट्ठा करके ऐसे ऐसे करके इकट्ठा करके नहीं खपाते, वो कहते हैं फैला के टंग पे पूरा, तब खाओ।
तब वस्त्र खाओ आप। तो कभी कभी क्या होता है, वो कपड़ा जो है ऊपर की साइड हमारी यहाँ जो नेजल कैविटी के जो छिद्र यहाँ पे जाके मिलते हैं वो वहां टच हो जाता है, तो लगता है जैसे कि सांस बंद हुई हमारी। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि उस सिचुएशन में आप पानी का गिलास साथ में रखना होता है हमें अवश्य, तो उसमें से 2 घूंटे या 1 घूंट पानी लिया, ज्यादा पानी भी नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा पानी लोगे तो फिर वॉमिटिंग सेंसेशन होगा और उल्टी आना शुरू हो जाएंगे। वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करनी होती है इसमें, यदि उल्टियां कंट्रोल नहीं करी तो जितनी धोती खाओगे उतनी बाहर आ जाएगी वॉमिटिंग के थ्रू, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि धोती को तो हमें अपने एब्डोमेन में पहुंचाना है। क्लीनिंग और पुछाई तो अपने एब्डोमेन की करनी है। अब धोती यहीं से ही ऊपर आती रहेगी, जो आपकी जो लैरिंग्स है वो यहाँ जो ग्रास नली है उससे ही नीचे नहीं उतर पाएगी, तो नीचे की क्या क्लीनिंग करेगी वो। ठीक है, तो कोशिश रहे कि पानी साथ में रखें, 1 घूंट हल्का सा पानी लें और मुंह से श्वासें लें। श्वसन मुंह से करें आप, क्योंकि मुंह से श्वास करोगे तो थोड़ा श्वास का एयर प्रेशर भी आपको अंदर की तरफ उस कपड़े को जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और नोस्टल से कर पाते हो, मैंने ट्राई किया था, हिमानी जी हो गया होगा। ठीक है, तो यदि आप नोस्टल से ब्रीदिंग करते हो अच्छी बात है, यदि नहीं हो पाती तो फिर आप डायरेक्ट मुंह से श्वास लेना शुरू कर दो और निकलते जाओ। वॉमिटिंग को रोको, ऊपर मुंह कर लो, और इधर उधर मन को चंचलता से भी रोकना होता है। यदि आपको इसमें और सही से करना है तो क्या है, किसी एक बिंदु पे ही देखो, इधर उधर मत देखो। लोगों की शक्लें देखोगे, इधर उधर देखोगे तो आपका ध्यान वहां नहीं जा पाएगा और आप फिर बार बार वो बाहर आती रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अच्छा अभ्यास आवश्यकता है, ये तभी हो पाएगी, इतना सरल नहीं है जितना हम लोग सोचे, पर लेकिन कृते प्रयत्ने किम न लभेत, अभ्यास करने से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। तो एक्चुअली ये रहा इस चीज का, जब इसे खाते रहते हैं। अब इसकी विशेष कुछ सावधानी ये है सर, थोड़ी सा साइज बार वो बता दीजिए। धोती का जो साइज है वो बता दिया, 4 अंगुल चौड़ी और 15 हाथ लंबी। लेकिन आप यदि बिगनर्स हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है पूरी वस्त्र आपको खानी है, आप थोड़ी थोड़ी करके खा सकते हो। पहले 1 बीता खाया एक दिन, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा और बढ़ाया, फिर उससे और बढ़ाया, 1 हाथ खाना शुरू कर दिया, फिर धीमे धीमे आप रेगुलर अभ्यास के साथ। सर मैंने बहुत किया है। हाँ देखो, करने से ही होगा, करना आप नहीं है। आप किसी ट्रेंड कोई टीचर है उसके सामने उसकी निगरानी में करो, वो आपको एनकरेज करता रहेगा, तरीका बताता रहेगा, आप लोग कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें और उसे निरंतर खाते जाते हैं। और दूसरी सावधानी यहाँ पे ये बरतनी होती है कि इस धोती के प्रोसेस को आप लंबे समय तक नहीं चलाएंगे, लंबे समय तक धोती नहीं खाएंगे। आपको पता लग जाएगी आपने कितनी धोती खा ली है, ज्यादा धोती खा ली है और फिर भी आप खाते जा रहे हैं, आपकी धोती पूरी अभी खत्म नहीं हुई है। और तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आप 10 मिनट से पहले अंडर 10 मिनट्स आप फटाफट करने वाले 2 मिनट में पूरा खाया और फटाक से बाहर निकाल देते हैं। ये अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें 10 मिनट्स के भीतर ही किसी दूसरे को भी कराएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो देखो ऊपर कार्डियक वाल्व से नीचे उतर जाएगी धोती, वस्त्र कार्डियक वाल्व जो था उससे नीचे गई, कोई दिक्कत नहीं। कार्डियक वाल्व वापस ऊपर की तरफ भी खुल जाता है जब हम उल्टी करते हैं, लेकिन वहां एक और वाल्व है नीचे, जहां एंड ऑफ द स्टमक है, वहां पे कौन सा वाल्व है? पाइलोरिक वाल्व। तो वो वस्त्र जो है पाइलोरिक वाल्व से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। यदि वो पाइलोरिक वाल्व से नीचे चली गई, डियोडेनम में चली गई, कैसे भी थोड़ा भी टुकड़ा यदि वो पास हो गया, तो उस वाल्व की ये सिचुएशन, उसकी ये कार्य होता है कि वो अपने से बाहर तो निकल जाने देता है, लेकिन जो बाहर चला गया उसे अंदर नहीं आने देता। तब फिर आपको सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा, बड़ा गंभीर वाला पेन होगा। कई लोगों के साथ हो गया है, कई साधकों के साथ उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, उनका
सर्जरी करके एब्डोमेन फाड़ के फिर वो निकालनी पड़ी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपने कि आप इस बात का ध्यान रखें कि वो जल्दी से जल्दी करके और फिर उसे वापस खींच लें, जिससे कि आपका पेट की सफाई हो सके। और उसी दौरान जैसे ही लगे कि आप वस्त्र लगभग पूरा खा चुके हो, और पूरा ऐसा भी नहीं होता कि पूरा खाने का मतलब कि आप थोड़ा बाहर ना रखें, पूरा ही खा गए। आपको करीब 2-3 बिलांद, इवन एक हाथ मिनिमम आपको बाहर लटकी रखनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली उसे वापस खींच पाओ। पता लगे कि मैं तो इतनी भी नहीं छोड़ूंगा, इसे भी खा जाऊंगा, या कुछ ज्यादा हटियोगी होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि थोड़ी भी नहीं छोड़नी, मुझे तो खा जानी। तो ऐसी हट ना करें, ठीक है। तो फिर उसे धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता वापस निकालें। सावधानी जो थी उसका विशेष ध्यान रखें जो बताई गई थी। फिर उसे पूरा निकालने के बाद देखोगे कि आप लास्ट में बड़ी ही वो पूरी येलो कलर की होकर के और बड़ी कड़वे टेस्ट लेकर के वापस आती है, और पूरा ट्रैक ऐसे पूरे को जो लंबे समय से जो कफ वॉल्स पे चिपका हुआ था, जगह बना गया था, जिसने स्थान बना लिया था, वो हटने को राजी नहीं हो रहा, उसे भी खींच के साफ करके बड़ी ही लाइटनेस कर देती है। उसमें आपको विंड पाइप में बड़ी रिलैक्स मिलता है। ये विंड पाइप में नहीं जाती, लेकिन विंड पाइप इसके ऊपर है, तो नीचे इसका जब हल्का हो जाता है तो ये विंड पाइप भी बड़ा इजीली फिर श्वास लेने में और खाने आदि में बड़ी हेल्प और बड़ा अच्छा होता है। इससे कफ विकार दूर हो जाते हैं, और इससे मोटापा ऐसे भगता है। वेट लॉस अच्छे खासे तरीके से होता है, क्योंकि जो कुंजल आदि की जो चर्चा करी थी बमन की, उसमें फिर भी जो बॉल्स पे जो लेयर्स पे से उतना नहीं छूट के आ पाता, म्यूकस वगैरह लंबे समय का जो बहुत दिन से इकट्ठा होकर चिपक रहा है, इससे लगभग सारा पुछ के बाहर आ जाता है। ये बहुत इफेक्टफुल और पावरफुल क्रिया है। तो सर स्टमक में धोती कितने मिनट तक अंदर रखनी चाहिए? स्टमक में मैंने बताया ना कि आप जल्दी से जल्दी खा लें, 1-2 मिनट के अंदर। कुछ पेट को चलाने की क्रियाएं की जाती हैं। जब धोती आपको पता लगे कि आप लगभग खा चुके, थोड़ा सा पेट चलाओ अग्निसार की तरह, कुछ अंदर बाहर फुलाया, फिर बाहर किया, अंदर किया, ये कुछ क्रिया करोगे तो उससे क्या है कि लगभग वो वस्त्र लगभग सारे में घूमना शुरू कर देता है, और पूरी जो स्टमक की जो आंतरिक इंट्रा लेयर है उसे साफ करना शुरू कर देता है। और उसके साथ उसमें जो कुछ भी वहाँ एक्स्ट्रा HCl हुआ और जो पित्त हुआ थोड़ा बहुत, और उसके साथ साथ ये जो कफ है, मुख्य रूप से कफ होता है, ज्यादातर पित्त तो जो डिओडिनम पे जाके पेंक्रियाटिक एम्पुला पे जाकर के मिलते हैं। तो ये चीज आप देख लें कि आप इस प्रकार से करें। 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पाइलोरिक वाल्व से। देखो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों का मतलब मैं अनुमानित अपना बता रहा हूँ कि इतने जो नए अभ्यासी हैं या फिर जो वैसे हैं, वो इतने टाइम के अंदर, इससे पहले इवन आप 5 मिनट रखो और कम ही रखो, क्योंकि रिस्क मत लेना है इस चीज में। आप भी करना तो थोड़ा थोड़ा खाना, और एक ही दिन में ये हट अभ्यास मत करना कि नहीं जी हमें आज ही खा जानी है, क्योंकि और किसी को इन क्रियाओं को महागोपनीय रखने के लिए कहा गया है कि बिल्कुल गुप्त रखें, सभी को इनका ज्ञान नहीं देना। पता लगे सबको आप तमाशे की तरफ दिखाने लग जाओ या सबसे करवाने लग जाओ, तो उसके फायदे की जगह बहुत सारी हानियां हो जाती हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, और खुद भी यदि नहीं पता तो आपस में किसी साथी की निगरानी में करें, पूरी तरह समझ के इनका अभ्यास करें, क्योंकि ये दीज आर टोटली मेडिकेटेड एक्शंस, पूरी तरह चिकित्सा के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो आ जाइए देख लेते हैं थोड़ा सा ये वस्त्र धोती। सर ये वस्त्र नॉर्मल कौन सा होता है? कॉटन का कपड़ा हम कोई भी बाजार से ला सकते हैं? देखो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी कपड़ा नहीं, आप उसी जगह जाएं जहां आपके सटकर्म का सामान मिलता है, क्योंकि वो आपकी बारीकियों का, किन किन चीजों का वस्त्र को बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए, वो लोग ध्यान रखते हैं। अगर कहीं से भी कोई कपड़ा ले लिया जाएगा
तो उसमें देखो कुछ कपड़े, हाँ मैं एक चीज थोड़ा स्किप हो गया माइंड से, मैं बता दूं कि वस्त्र धोती करने से पहले आप उस कपड़े को बॉईल कर लें अच्छे से, जिससे कि उसमें जो कुछ चूना आदि लगा रहता है कुछ कपड़ों में, वो चूना पूरी तरीके से साफ हो जाए, और उसे रोल करके एक मोटी रोल की तरह इस प्रकार ऐसी बना करके रख लें, जिससे कि वो इजीली खाते वक्त वो ये ऐसे मुंह में चले और रोल अपने आप घूम घूम के वो ओपन होती रहे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें और उसे बॉईल कर लें। उसे निकालने के बाद अच्छे से वस्त्र को अच्छे से गर्म पानी से धोएं। फिर आप अपना साबुन बढ़िया, जो कि इवन डेटॉल का या जो भी जो जर्म्स और जो बाहरी कीटाणुओं को मारे, उससे अच्छे से रगड़ के 2-3 बार धोएं। फिर उसे अच्छे से किसी पवित्र स्थान पे, साफ शुद्ध स्थान पे उसे सुखा दें, तब दोबारा यूज करें। ठीक है, ये सावधानी थी जी। आइए देख लेते हैं। सर लंबाई, सर ओम लंबाई बताएंगे क्या आप, उसकी क्या होती है? 4 अंगुल चौड़ाई, ब्रेथ, इसकी ब्रेथ जो है 4 अंगुल, और इसकी लेंथ जो है वो 15 हाथ। ओके, थैंक यू। विजिबल हो रही है मेरी स्क्रीन, आपको देख पा रहे हो? अभी तो नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है, 1 मिनट। नहीं दिख रही सर। आई थिंक अब दिख रही होगी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। यहाँ आप देखिए, एक्चुअली ये लंबा समय लगता है, मुझे उतना जल्दी में इजीली खा नहीं पाया, इस वजह से मैं निकालते वक्त, आप देखिए कितनी, 1 मिनट में रोक के बताता हूँ आपको कि जो खाने के बाद मैंने कितनी बाहर रखी हुई थी। आप इस चीज को देखिए, कम से कम 2 हाथ करीब मैंने बाहर रख रखी थी, और अब वो खाने के बाद निकाली जा रही है। और निकाली जो जा रही है वो सफाई का ये ध्यान रखा जा रहा है कि वो मेरे पॉट में ही गिर रही है। आप नीचे देखो, थोड़ा सा नीचे गई है, आप ये ध्यान रखें कि इसे दोबारा यूज करना है तो वो बाहरी शुद्धि का इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि वो पॉट में ही वापस आए। अब ये पूरा वस्त्र खा रखा है, ये निकाला जा रहा है। और भी योग साधक दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, आप देख रहे होंगे साथ में, इनमें से कई लोग पहचानते भी होंगे। देखिए ये महेंद्र जी आ रहे हैं हमारे, सूत्र नेति तैयार कर रहे हैं, ये देखिए पूजा जी। जी जी सर, यस। हाँ जी, तो ये देखिए पूरा वस्त्र धोती। अभी लास्ट में यदि दिखाई दे तो लास्ट का करीब जो 1-2 गिलान का जो पोर्शन होगा, जो वस्त्र होगा, उसका कलर आप देखना कि कितना येलो कलर का निकल के आता है, और वो पूरा एक साथ लास्ट में मुंह में से, ये देखो, ये आप लोगों को दिख पाया होगा, लगभग 1 हाथ की हाइट का जो वस्त्र है वो पूरा का पूरा येलो निकल के आया है। तो आप इसके बाद एक चीज और कर लें कि कुंजल कर लें, वस्त्र धोती के बाद कुंजल क्रिया कर लें, तो वो बड़ी हितकर सिद्ध होगी आपको। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो शेष जो और बचा रह जाता है वो कुंजल क्रिया के द्वारा बाहर आ जाएगा। षटकम का सामान, हाँ जी महेंद्र जी देते हैं, कौशल जी षटकम का सामान यही देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने वस्त्र धोती को समझ लिया है, और बमन धोती जिसमें व्याघ्री आदि की चर्चा कर ली है। इससे जुड़ी किसी के भी कोई डाउट हो वो यहाँ क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टाइम भी हो चला है। 1-2 क्वेश्चन क्विजिंग कर लेंगे जो बन सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई जिज्ञासा, कोई डाउट? सर आपने कल बताया था कि कई लोग जो पानी पीते हैं उनका पेट में डाइजेस्ट हो जाता है,
उसके लिए मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरा ज्यादातर डाइजेस्ट हो जाता है, वॉमिट ठीक से हो नहीं पाती है। देखो तो मैंने क्या बताया कर था सकते हैं? कि जो जिनका डाइजेस्ट हो जाता है वो पानी में कुछ मिला के लें। यदि आपको बीपी की समस्या नहीं है, आप सेंधव नमक मिला लें। यदि बीपी की समस्या थोड़ी बहुत है तो आप नींबू का रस मिला सकते हो, नींबू निचोड़ लें पानी में। तो उससे क्या है, वो जो टाइमिंग ऑफ द डाइजेशन वो थोड़ी कम हो जाएगी। जब जी, समय मिल थैंक यू। जाएगा तो फिर आप क्या है कि फिर और उसे आराम से कर सकते हो। हाँ जी, सभी का लगभग सर क्लियर। वमन वमन धोती किस लोगों को नहीं करनी चाहिए? जी वमन धोती किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? जैसे देखो अभी चर्चा आई थी ना, मेरे जैसे व्यक्तियों को बात कर दी जाए कि जो स्लिम डिलिम है, पहले से ही बात प्रकृति के हैं, उनका शरीर पहले से ही इतना हल्का है और उन्हें बार बार वमन करवाया जाए, ज्यादा वमन करवाया जाए तो वो और स्लिम डिलिम हो जाएंगे। जिन्हें हाइपरटेंशन की समस्या है, कि जिन्हें हाई बीपी रहता है, जैसे ही वो करेंगे तो सेंसेशन इतने उत्पन्न होंगे, जो प्राण वायु है वो ऊपर की तरफ उछाल मारेगी, अपान वायु ऊपर की तरफ खिंचाव आएगा, तो उससे क्या है और बीपी बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो फिर और उन्हें चक्कर आ सकते हैं। या फिर जिन्हें माइग्रेन की समस्या उस समय करवा रहे हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा ध्यान से करें, एक कुशल प्रशिक्षक की निगरानी में ही करें। ठीक है सर, अगर हमको पता करना हमारा शरीर कौन सी प्रकृति का है तो कैसे पता करेंगे? राहुल जी ने करवाया है, बड़े अच्छे तरीके से वो टेस्ट पेपर बताया है, और अभी करवाया जाएगा कि आपको अपनी नेचर चेक करनी है तो किससे करोगे। उसमें कुछ करीब 20 से 25 कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज है, उस क्वेश्चन की सीरीज आप पूरा करें, अपनी बारे में ही उसमें लिखना है, उससे आपकी पता लग जाएगी कि आपकी प्रकृति कौन सी है। ठीक है, वो प्रकृति चेक का कराया गया है, आप सही से उसे दोबारा सुने, और नहीं तो और कराया जाएगा, वो टेस्ट आपका कराया जाएगा। सब अपनी अपनी नेचर चेक करना, किसकी कैसी नेचर सर, आप, उसको डाल देंगे ग्रुप में, वो जो फॉर्म होगा? उसको डाल दिया जाएगा और ये बाकायदा करवाया जाएगा। सभी इससे रिस्पॉन्स भी लिया जाएगा सभी से, किसकी कैसी आई और सबको सही से समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इससे आपको भी चेक करना है, दूसरों का अपना करना है सो करना है, दूसरों का भी करना है, तो उसके लिए आपको पहले क्लियर आपको होना बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में हो। मैं राहुल जी से और बोल दूंगा, वैसे कराया है मुझे पता है, राहुल जी इस टेस्ट को कंडक्ट करा देंगे दोबारा। और करवाया है सर। हाँ हो करा चुका है सर, हो मुझे चुका है। पता है। बाकी दोबारा एक बार यदि जो भी समस्या आ रही है उन लोगों के लिए दोबारा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम हो चला है मुझे लगता है। हाँ सर और एक सर और एक है सर, आज जो बोले संगत वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आप टाइप कर दीजिए क्या जानना